क्या आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं और यूएस अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि जो यूएस प्रोफेशनल टैक्स अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट हैं वो 30 to 40% एक्स्ट्रा उनकी इनकम होती है या उनका पे आउट होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ फ्रीलांस अकाउंटेंट या अदर कंट्रीज़ अकाउंटेंट। यूएस से हर साल लगभग 50 लाख से ज़्यादा जो अकाउंटिंग के टास्क है वो आउटसोर्स करता है, जिसमें बुक कीपिंग के टास्क होते हैं, अकाउंट्स पेबल के टास्क होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के टास्क होते हैं या फिर टैक्सेशन के वर्क होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको सीखना है कि कैसे आप जो यूएस अकाउंटिंग है उसमें अपना करियर बना सकते हैं या फिर यूएस अकाउंटिंग में आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो आज का जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। Hey everyone, I am उमेश गोस्वामी, a US accounting expert and freelance accounting instructor। और मोस्टली आजकल जो मेरा टाइम जा रहा है वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करने में जाता है, लोगों की हेल्प करने में जाता है कि कैसे वो अपना US अकाउंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और काफ़ी उनके क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनको कंप्लीट US गैप सीखना पड़ेगा या फिर उनको कंप्लीट टैक्सेशन सीखना पड़ेगा या फिर वो CPA बने या फिर वो US CMA कर रहे हैं या फिर एनरोल एजेंट बने। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी बातों का जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में जो पॉइंट वाइज पॉइंट जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहला वाई कंपनीज नीड फ्रीलांस अकाउंटेंट, दूसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरे नंबर पर नेविगेटिंग द US टैक्स सिस्टम और चौथे नंबर पर हम सीखेंगे कि हाउ टू बिल्ड आ स्ट्रॉन्ग US अकाउंटिंग पोर्टफोलियो। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर हम जो US का जो हायरिंग ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि आप जो US अकाउंटिंग है उसको आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। और साथ में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी दूंगा जो आपको आपके जो फ्रीलांसिंग करियर है उसमें हेल्प करेंगी। और इस वीडियो का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको यूएस अकाउंटेंट बनने के लिए आपको CPA, US CMA या एनरोल एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कंपनी जो रिमोट वर्कर्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं उनको क्यों प्रेफर करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट सेविंग की। तो USA में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो खुलते हैं और वो जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो किसी MNC के पास जाएं, या फिर USA में भी अगर वो किसी एम्प्लॉयर को हायर करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनको $40 to $50 पर आवर का रेट उन्हें पे करना पड़ सकता है। तो अप टू 60% उनकी जो कॉस्ट है वो सेव होती है अगर वो किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है कि क्यों जो रिमोट जॉब वर्कर्स है उनको प्रेफर किया जाता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जो रिमोट जॉब वर्कर है आपके टाइम जोन पे मिल जाता है, आपके टाइम जोन पे काम कर सकता है। तीसरे नंबर पर है रिमोट वर्क बूम। अगर आप 2025 की बात करें तो ऑलमोस्ट जो रिमोट वर्किंग है वो 50% से आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है और रिमोटली जो ऑनलाइन टूल्स है उनकी हेल्प की वजह से आप जो US के जो डेटा है उस पर आप काम कर पाते हो, जिसकी वजह से जो रिमोट वर्क है वो ज़्यादा बड़ा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं तो US अकाउंटिंग आपके लिए गोल्ड माइन है, जिसको आप सीख के अपनी जो इनकम है उसको 4x या 5x आप कर सकते हैं। USA में जो CPA फॉर्म्स है वो जो टैलेंटेड फ्रीलांस अकाउंटेंट हैं उनको वो हायर कर रहे हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके और जो स्किल पर्सन है उनको वो हायर कर सके। और आपके लिए भी ये विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर आप US CPA के साथ काम कर रहे हैं तो कंपेयर टू इंडियन कंपनी या इंडियन फर्म आपकी जो इनकम है वो 10x हो जाती है। तो अब हमने जो USA में जो अकाउंटिंग का स्कोप है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो US अकाउंटिंग है वो आपको कितनी सीखनी चाहिए या US के जो की डिफरेंस है वो मेनली क्या क्या डिफरेंस है। अगर थोड़ा सा इंडियन अकाउंटिंग से उस डिफरेंस को देखें तो सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन की अगर आप एंट्री करते हैं तो US गैप में जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी जो मशीनरी है उसकी जो यूज़फुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं। बट जब आप इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो अकॉर्डिंग टू जो कंपनी एक्ट है उसके हिसाब से आपको अपनी जो बुक्स है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। तो अगर जब भी हम US गैप की बात करते हैं
तो यूएस गैप में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप लिफो मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप फीफो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यूएस गैप आपको काफ़ी जो है फैसिलिटी देता है या काफ़ी वर्सेटाइल है। वहीं पर ही जब हम इंडियन अकाउंटिंग में बात करते हैं तो आपको जो फीफो मेथड है वही आपको यूज़ करना पड़ता है या फिर वही आपको अलाउड होता है। यूएस अकाउंटिंग में जो प्रो टिप है वो ये है कि अगर आप यूएस अकाउंटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप जो FASB है उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट जो यूएस गैप है उसके बारे में मेंशन होता है और वहाँ पे जो यूएस गैप के जो रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी जो लोग हैं इस चीज़ पर कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि अगर हम यूएस गैप को सीखने की बात करें और तो कम से कम आपको 6 महीने या साल भर का समय आपको लग सकता है। उसमें भी ये जब हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन से जो थ्योरी वाला पार्ट है कब हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ करें। तो आपको बिल्कुल भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन डिफरेंसेस जो हैं, जैसे मैंने आपको 2 डिफरेंसेस बताए, तो ऐसे ही आप सिर्फ कुछ जो चुनिंदा डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ के अपनी जो यूएस की जो अकाउंटिंग की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर एक कंट्री में अपना टैक्स सिस्टम होता है, तो थोड़ा सा यूएस टैक्स सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो यूएस टैक्स सिस्टम है, कुछ चीज़ों को अगर हम देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ चीज़ों को हम देखें तो यूएस का जो टैक्स सिस्टम है कंपेयर टू इंडिया काफ़ी सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस में अगर बात करें तो आपको जो फेडरल जो टैक्स रिटर्न है वो भी आपको फाइल करनी पड़ती है, स्टेट के भी टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। और वहीं पर ही अगर आप इंडिया में अगर आपको सिर्फ इनकम पर टैक्स देने हैं तो आपको जो incometax.gov.in है वहाँ पर ही आपको एक ही रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट जो ईजी पार्ट है वो ये कि यूएसए में काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको आपकी टैक्स फाइलिंग को काफ़ी इजी बना देते हैं और काफ़ी आराम से आप अपनी जो टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टर्बो टैक्स है, टर्बो टैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं यूएस फाइलिंग करने के लिए। और इसके अलावा भी काफ़ी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, क्विक बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो आपको काफ़ी जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो आपको आसानी से हेल्प करते हैं आपकी टैक्स फाइलिंग में। और टैक्स फाइलिंग में अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो कंपेयर टू इंडिया जो सेल्स टैक्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। आपको पता होना चाहिए आपकी टोटल सेल्स क्या है, उसके बेसिस पे जो सेम जो रेट है, स्टेट वाइज जो रेट है वो डिफरेंट होते हैं, बट जो स्टेट है उसमें एक ही रेट मोस्टली चल रहा होता है। तो उसी रेट को आप ध्यान में रख के ईजिली जो सेल्स टैक्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और फाइलिंग की अगर बात करें तो जो अकाउंटिंग जो पीरियड है जनरली दिसंबर में यूएसए में ख़त्म हो जाता है और जो फाइलिंग है वो अप्रैल 15 तक आपकी हो जानी चाहिए। और पेरोल फाइलिंग की अगर बात करें या फिर अगर आपको जो स्टेट की जो फाइलिंग है उसकी अगर बात करें तो वो क्वार्टरली भी होती है और हाफ ईयरली भी कभी कभी होती है। फाइलिंग टूल की जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो टर्बो टैक्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स फाइलिंग करने के लिए। अगर आपको यूएस अकाउंटिंग में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो बुक कीपिंग की स्किल है उससे आप स्टार्ट करें और जो क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है जैसे क्विक बुक्स और ज़ेरो है उसको आप सीखें। उसके बाद जो चौथे नंबर पर है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग यूएस अकाउंटिंग पोर्टफोलियो। तो आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे जो भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो यूएस अकाउंटिंग है उसके बारे में पढ़ के आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे W8 है, W9 है, 1099 है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यूएस अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। यूएस अकाउंटिंग में क्या क्या जो चीज़ें हैं जैसे जो रेवेन्यू रिकग्निशन का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। CPF फॉर्म के बारे में थोड़ा सा कैसे आप उनके जो डेटा है उसको आप हैंडल करेंगे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि अपना जो नेटवर्क है वो बनाएं, अपवर्क पर अपना नेटवर्क बनाएं, लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाएं और अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें। अब 5वें नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट वो है यूएस हायरिंग ट्रेंड। तो अगर हम फ्रीलांसिंग में अकाउंटिंग के अगर रोल की बात करें तो जो टॉप 10 कैटेगरीज़ हैं उसमें जो अकाउंटिंग का जो रोल है वो आता है। तो ये जो अकाउंटिंग के जो टास्क है ईयर बाय ईयर 60% से ग्रो हो रहे हैं, यानी कि 60% से जो टास्क है वो आउटसोर्स हो रहे हैं। अगर आपके पास अकाउंटिंग की स्किल है तो डेफिनेटली आप जो फ्रीलांस अकाउंटेंट रिमोट जॉब या फिर आप अपनी जो एजेंसी है उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद है रिमोट प्रेफरेंस। तो 70% ऑफ द यूएस SME
प्रिफ़र रिमोट अकाउंटेंट। तो जो SMEs हैं स्पेशली वो रिमोट अकाउंटेंट को प्रिफ़र करती है, क्योंकि उससे उनकी जो कॉस्ट कटिंग है वो भी होती है। तो इसके बाद फाइनल वर्ड, अगर आप रिमोट वर्क या फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो स्टार्ट कीजिए अकाउंटिंग टूल से, जैसे कि क्विकबुक्स, ज़ीरो। अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाएं और कंसिस्टेंटली बिल्डिंग और लर्निंग से आप अपना कैरियर बूस्ट करें। अगर आप ऐसी और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कीप हसलिंग, कीप मूविंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।